हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 14। हम अपने 30 दिन के जो इंपॉर्टेंट नोट सीरीज चल रही है उसमें डे 14 पे हैं। ठीक है, आज हम अपना पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा चिमनी हाइट का। ठीक है, कि स्टैक हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वही पावर प्लांट की बात करें तो अगर 200 से 500 मेगावाट पावर का प्लांट है तो कितना होना चाहिए, 220 मीटर होनी चाहिए। और अगर 500 मीटर से ज़्यादा है, 500 मेगावाट से ज़्यादा पावर प्लांट है तो 275 मीटर। ठीक है, तो ये आप मिनिमम स्टैक हाइट आप याद रखिएगा। फिर अगली बात करें यूनिट ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जनरली स्पेसिफिक स्पीड आता रहता है, कभी यूनिट पूछ लिया तो फंस जाएंगे आप। तो स्पेसिफिक यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट क्या होती है पंप के लिए, तो एल की पावर 3/2 टी की पावर -3/2, राइट। और फॉर्मूला तो आपको पता ही, एन अंडर रूट क्यू एच की पावर 3/4 होता है। और अगर यही टर्बाइन हो जाए तो एन अंडर रूट पी एच की पावर 5 और फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ की पावर 1/2 एल की पावर -3/4 टी की पावर -3/2। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि जो जो डैम साइट होती है वहाँ पे कौन कौन से अनडिज़ायरेबल मटेरियल है, मतलब कि हम उस साइट को चूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए वहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्ट्रेंथ हो, मतलब स्ट्रॉन्ग रॉक बेड हो, परमिएबल ज़्यादा ना हो, ठीक है, और पोरस ना हो। ठीक है, तो इस टाइप के मटेरियल जिनकी ये प्रॉपर्टी नहीं होगी हम वही चाहेंगे। ठीक है, तो किसकी इसकी प्रॉपर्टी होती है, शेल, लैटराइट, कांग्लोमरेट्स, ये सब क्या होते हैं, वीक होते हैं, परमिएबल होते हैं, पोरस होते हैं, इसलिए इनकी ये अनडिज़ायरेबल एट द साइट ऑफ डैम हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगली बात करें कि स्टेप्स इन क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्वालिटी एश्योरेंस का एक स्टेप होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग, हम प्लान डिवाइस करते हैं कि क्या क्या स्टेप होंगे। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग मतलब उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट होंगे, वेंडर्स कौन कौन से होंगे वो डिसाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब टेंडरिंग स्टेज आती है। ठीक है, फिर वहाँ से हम टेंडर डिसाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये स्टेप होते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। फिर जो अगली बात है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होता है। देखिए IS 456 में हमारे पास ऑर्डिनरी कंक्रीट और स्टैंडर्ड कंक्रीट दोनों ही डिफाइंड है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट को जनरली हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसको हम नॉमिनली मिक्स से डिजाइन करते हैं। नॉमिनल मिक्स क्या होता है, जैसे 1:2:4, 1:3:6 है ना, 1:4:8, ये सब क्या है, डायरेक्टली 1 and 2 and ये सब क्या है, ये सब नॉमिनल मिक्स में आते हैं, राइट। तो फिर क्या है कि नॉमिनल मिक्स क्या है, नॉट रिकमेंडेड बाई IS 456। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, जो M5 है, 7.5 है, 10 है, 15 है और 20 है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसमें इंपॉर्टेंट है M20। M20 क्या है, आप याद रखिएगा कि M20 एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, यानी M25 से हमारा कौन सा स्टैंडर्ड कंक्रीट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनरी कंक्रीट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाई IS कोड। ठीक है, फिर पूछते हैं शैम्फरिंग क्या होता है, मतलब इसको चैम्फरिंग भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए हमने पहले भी ड्यूरेबिलिटी की बात करी थी। तो इसका मतलब होता है क्या, जैसे ये मान लीजिए हमारा RCC मेंबर है ना, तो अगर इसकी हमें ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ करें तो हम क्या करेंगे, देखिए जो शार्प एजेस है ना, इनको ऐसे ऐसे राउंड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यही जो राउंडिंग है ना, इसी को क्या बोलते हैं, शैम्फरिंग बोलते हैं, है ना। क्योंकि हमने क्या किया, हमने एलिमिनेटिंग द शार्प एजेस ऑफ RCC मेंबर टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी, है ना, हमने उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी है। ठीक है, फिर अगली चीज़ है कि जो हम कंक्रीट मिक्स बनाते हैं तो उसमें आप उसमें 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करते होंगे, प्लास्टरिंग करें तो 1.2 करते होंगे, है ना। तो वो जो फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के बारे में बात की जा रही है कि व्हाट इफ़ नो अलाउंस इज मेड इन कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शनिंग। अगर हम वो अलाउंस ना करें तो क्या होगा, तो देखिए दो चीज़ हो सकती है, या तो जो हमारा मिक्स है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी रिच हो जाएगा, है ना, रिच मिक्स बन जाएगा, या फिर जो लोअर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है पर बैग ऑफ सीमेंट वो प्रोड्यूस होगी, है ना। मतलब कि अगर हम अलाउंसेस नहीं काउंटर करेंगे तो पर बैग ऑफ सीमेंट पे जो कंक्रीट प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क। ठीक है, जो फॉर्म वर्क हम स्ट्रिप करते हैं उसके क्या सीक्वेंस हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वर्टिकल मेंबर को हमें रिमूव करना होता है। मतलब वर्टिकल मेंबर का मतलब क्या है, जो साइडिंग होती है ना, इसको जैसे मान लीजिए बीम है, ऐसे बीम है, तो ये क्या हो गया, ये साइड वाला पोर्शन होगा। तो सबसे पहले हम साइड से हटाते हैं ना, ठीक, साइड हटाते हैं, टॉप पे तो लगाते नहीं, तो साइड लगाएंगे। और फिर क्या होता है, एक बॉटम होता है, तो सबसे पहले हम साइड से हटाएंगे, फिर क्या हटाएंगे, बॉटम। बॉटम को क्या बोलते हैं, सॉफेट, है ना। तो बीम से पहले किसका हटाते हैं, स्लैब का हटाते हैं, स्लैब के बाद बीम का हटाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर पूछते हैं टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, पुल और टेंशन पर यूनिट लेंथ पे जो अप्लाई किया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, टेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला T/L हो जाएगा, आप डायरेक्टली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर जो अगली चीज़ है कि जो सीक्वेंस ऑफ सिग्नल होते हैं स्टेशन पे वो क्या होता है, मतलब जो आप ट्रेन एक किसी स्टेशन को अप्रोच कर रही है
तो सिग्नल किस किस ऑर्डर में लगे रहेंगे, तो सबसे पहले वार्नर लगा रहेगा, ठीक है, फिर आउटर सिग्नल लगा रहेगा, फिर कौन सा होम सिग्नल लगा रहेगा, फिर कौन सा स्टार्टर लगा रहेगा, फिर कौन सा लगा रहेगा एडवांस स्टार्टर लगा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या पर्पज होता है। वार्नर तो आपको पता है कि ये सिग्नल देता है, ठीक है, आम होती है ऐसे, ठीक है। फिर क्या चीज़ है कि आउटर सिग्नल, ये देखिए ये पहला स्टॉप सिग्नल होता है, ठीक है। जब स्टेशन में मतलब स्टेशन में ये स्टेशन एरिया शुरू हो गया है तो यहाँ पे लगा होता है आउटर, जिससे कई बार हम नहीं बोलते हैं कि ट्रेन आउटर पे रुकी है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा सिग्नल पे रुकी है, आउटर सिग्नल पे रुकी है ना। वो पहला स्टॉप सिग्नल होता है स्टेशन के लिए। फिर क्या है, फिर होम सिग्नल आता है। होम सिग्नल ये बताता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए कौन सी लाइन इस्तेमाल करनी है ना। जैसे नहीं होता ट्रेन इधर से आ रही और अंत में जाके इस प्लेटफॉर्म पे लगी, पहले प्लेटफॉर्म पे, तो वो कौन सा सिग्नल बताता है, वो बताता है होम सिग्नल, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आता है स्टार्टर सिग्नल, ठीक है। देखिए स्टार्टर सिग्नल क्या होता है, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई है ना, तो अब ट्रेन यहाँ से अब ये पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ से शुरू हो गया, ट्रेन ऐसे गई और यहाँ पे आके रुक गई है, तो ट्रेन ये जहाँ रुकती है ना, यहाँ पे एक सिग्नल लगा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टार्टर सिग्नल। ये बताता है कि लिमिट मतलब कितनी लिमिट पे ट्रेन को रुकना है, मतलब हॉल्ट कहाँ तक रुक सकती है वो, ठीक है, ये चीज़ आती है। फिर क्या होता है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल होता है। फिर ये क्या बताता है, यहाँ पे ये लगभग 180 मीटर आगे लगा रहता है, ये बताता है कि अब आपको निकलना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल हो गया, स्टार्टर सिग्नल हो गया, फिर होम सिग्नल, फिर आउटर, फिर वार्नर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रहेगा सारा सिग्नल, ठीक है। फिर बात करें रिपीटर या कोएक्टिंग सिग्नल क्या होता है, तो देखिए हमने पहले ही पढ़ा है कि जब ट्रेन 5 सिग्नल बिना रुके कंटिन्यू चलती जाए तो क्या बोलते हैं, रिपीटर या कोएक्टिंग सिग्नल बोलते हैं। तो हर सिग्नल क्या शो करता है, वही जो पिछला वाला ग्रीन रहता है वही अगला वाला सिग्नल भी शो करता रहता है। तो रिपीटर कोएक्टिंग कब यूज़ होगा, देखिए वार्नर पे ना रुके, आउटर पे ना रुके, होम पे ना रुके, स्टार्टर पे ना रुके और एडवांस स्टार्टर पे भी ना रुके। तो देखिए 5 सिग्नल हो गए, इन पे नहीं रुकेगी तो क्या हो जाएगा, रिपीटर या कोएक्टिंग सिग्नल हो जाएगा। और ये कहाँ भी लगाते हैं, कर्व पे भी लगाते हैं, ब्रिज पे जब ट्रेन गुजरती है तब भी क्या लगाते हैं, रिपीटर या कोएक्टिंग सिग्नल लगाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अगली बात है कि सीजर क्रॉसओवर जो होता है उसमें कितने ऑक्टिव्स एंगल और कितने एक्यूट एंगल होते हैं, तो 20 ऑक्टिव्स और 6 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स होती हैं। तो याद रखिएगा, सीजर में कितने होते हैं, 20 ऑक्टिव्स और 6 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होती है, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट हमारा है कि पार्किंग इंडेक्स क्या होता है। देखिए पार्किंग इंडेक्स बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जैसे कोई पार्किंग है, इस पार्किंग में मान लीजिए 4 गाड़ियाँ अभी खड़ी हैं, है ना, तो अभी का लोड कितना हो गया 4, और कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं 20, तो करंट पार्किंग इंडेक्स क्या है 0.25, है ना। तो पार्किंग इंडेक्स 0 से लेके 1 तक वेरी भी करेगा, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर अगला पॉइंट जो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब टॉपोग्राफी कैसी हो, इर्रेगुलर हो, है ना, जब टॉपोग्राफी क्या हो, इर्रेगुलर हो, सॉइल कैसी हो, एक्सेस परमेबल हो, हाई वाटर टेबल हो, या फिर स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड यूज़ करते हैं ना। फिर अगला चीज़ है कैरी ओवर फैक्टर। तो देखिए अगर ऐसे कोई बीम है, बीम ऐसे इधर से हिंज्ड है और इधर से क्या लगा है, रोलर लगा हुआ है, लेकिन ये फिक्स्ड बेस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का मतलब अगर इधर से क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मूवमेंट सेम रहेगा, m रहेगा। फिर बात करेंगे अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम, प्रॉप्ड बीम है और बीच में क्या उसमें हिंज्ड है और ये हिस्सा a लेंथ का है, ये हिस्सा b लेंथ का है, तो कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पे अगर m लगाएंगे तो यहाँ पे कितना जनरेट होगा, तो क्या हो जाएगा a/b जनरेट होगा, राइट। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगली चीज़ है स्टेप्स इन सर्वे। तो इजी क्वेश्चन है कि क्या होगा, मैप स्टडी पहले करते हैं, फिर रिकनाइसेंस करते हैं, फिर प्रीलिमिनरी, फिर डिटेल्ड स्टडी करते हैं ना। तो ये तो आपको इजी था। फिर जो अगला पॉइंट है हमारा कि जो ब्रेनल हार्डनेस नंबर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, देखिए देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, P/P क्या है, तो जो लोड है अपॉन πd/2 इंटू में d माइनस √d² माइनस d²। d क्या है, बॉल, स्टील बॉल उसमें जो रहती है, ठीक है, स्टील बॉल जिससे इंडेंट कर रहे हैं वो डाया हो गया, और स्मॉल डी क्या है, इंडेंट का डाया, है ना, तो वहाँ पे जो इंडेंट बनता है उसका डाया। तो स्टील बॉल डाया और इंडेंट डाया सभी दोनों में क्या रखेंगे, में रख देंगे, आपको हार्डनेस नंबर मिल जाएगा, ठीक। फिर बात करें इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क। तो आपको पता ही इसका फॉर्मूला, m इक्विवेलेंट क्या होता है, हाफ इंटू में m प्लस √m² प्लस t², ठीक है, और t इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, √m² प्लस t²। ईजी क्वेश्चन है, 100 में बराबर आता रहता है। फिर अगली चीज़ है शियर सेंटर इन चैनल। तो अगर कोई चैनल सेक्शन हमारे पास है तो उसका शियर सेंटर कहाँ होता है, उसका शियर सेंटर तो इधर होता है, यहाँ से
ये जो वर्टिकल सेक्शन है इसके सेंटर से यहाँ की जो दूरी होती है वो ई होती है, इसी को हम शेयर सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें जो एच है, जो ये एच लिया जा रहा है वो इसके मिडल से और इसके मिडल से क्या है, ये एच है ना, और इसकी इसकी जो दोनों फ्लैंज है इनकी थिकनेस क्या है, टी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी अपॉन 4 इंटू में आई न्यूट्रल एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे आप पूछेंगे बी क्या है, तो देखिए बी इसके मिडिल से लेके इस एंड की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी अपॉन 4 है, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि हाइड्रोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं जिसे हमें याद रखने होते हैं, जैसे वो क्या इक्वल चीज़ को जोड़ते हैं। जैसे आइसो बात की अगर हम बात करें तो ये इक्वल डेप्थ इन सी को जोड़ते हैं। आइसो ब्रंट की बात करें तो जो सेम टाइम पे जो जो जहाँ जहाँ थंडरस्टॉर्म आ रहा है तो उस लाइन को जो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आइसो ब्रंट बनेगा, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट आता है हमारा कि आइसो हेलाइन, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है सैलिनिटी की बात कर रहा है, इक्वल सैलिनिटी लाइन को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या है आइसो हेल्थ, आइसो हेल्थ से पता चल रहा है सनशाइन की बात की जा रही है, हीलियम, ठीक है। फिर क्या है आइसो राइम, आइसो राइम किसको बताता है, फ्रॉस्ट को बताता है। और अगर आइसो निफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्नोफॉल हो जाएगा, राइट। तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा। फिर बात करेंगे जो रिकॉर्डिंग रेन गेजेस होते हैं वो क्या क्या जनरेट करते हैं, मतलब जो उनका जो ग्राफ होता है, जो डेटा वो जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या बताते हैं। तो जैसे टिपिंग बकेट है, तो टिपिंग बकेट का जो डेटा वो क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड करता है, ठीक है। फिर क्या स्टीवन वेइंग बकेट और नेचुरल साइफन क्या बनाते हैं, मास कर्व बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वेइंग बकेट और नेचुरल साइफन दोनों क्या देते हैं, मास कर्व देते हैं, और जबकि वहीं पे जो टिपिंग बकेट होता है वो इंटेंसिटी देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर अगली चीज़ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ई इजकल टू 1 हो जाएगा, इन इलास्टिक है तो ई इजकल टू 0 हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर जो अगली बात करें, जो अगला पॉइंट है हमारा कि एंटीक्लाइन फोल्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए एंटीक्लाइन फोल्ड का मतलब क्या है कि जैसे जो फोल्ड ऐसे हो जाए ना, मतलब कॉन्वेक्स अपवर्ड हो और कॉन्केव डाउनवर्ड हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन फोल्ड बोलते हैं। और इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, सिंक्लाइन, तो वो कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि लेयर वाइज फोल्डिंग होती है ना। हमने अभी लास्ट लेक्चर में बात किया था कि फोल्डिंग के लिए फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो डेप्थ बढ़ती जाएगी तो फोल्डिंग नेचर बढ़ता जाएगा, कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ेगा तो फोल्डिंग बढ़ जाएगी, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, है ना, रेट ऑफ स्ट्रेस काफ़ी हाई होना चाहिए तो फोल्डिंग होती है। तो इसी तरीके से क्या है, जैसे मान लीजिए ये लेयर, ये 4 लेयर हो गई, तो ये सबसे नीचे वाली लेयर क्या होगी, सबसे ओल्डेस्ट लेयर होगी, सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होगी, यंगेस्ट लेयर होगी, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, देखिए यही चीज़ है कि जैसे से नीचे जाएंगे तो कौन सी बेड मिलेगी, ओल्डर बेड मिलेगी, और जैसे से ऊपर जाएंगे तो यंगर बेड मिलेगी, राइट। तो ये पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर अगला चलते हैं कि वाई, जैसे क्या है कि जैसे हम कुछ प्रोविज़न हमारे आरसीसी में होते हैं तो क्यों प्रोविज़न है, जैसे मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट क्यों डिफाइंड है, तो आप एग्जाम में आता है तो इसका मतलब क्या है कि हम ताकि कंक्रीट को इजीली प्लेस कर सकें, तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हमने पढ़ा था। मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या होनी चाहिए कि जो मैक्स एग्रीगेट साइज है प्लस 5 mm कर देना, या फिर मैक्स बार डाया, दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन, ये हो जाएगा। और वर्टिकल की जब हम बात करें ऐसे से वर्टिकल के बीच में, तो 2/3 ऑफ मैक्स एग्रीगेट साइज या 15 mm या फिर मैक्स बार डाया, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है ये किसके लिए है, ये इजी प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट के लिए, ताकि हम कंक्रीट इजीली प्लेस कर पाएँ, है ना। फिर वहीं पे मैक्स स्पेसिंग की बात करें कि मैक्स स्पेसिंग किस लिए डिफाइंड है, तो कंट्रोल क्रैक करने के लिए, है ना, क्रैक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपसे कई बार अगर पूछ दे कि आरसीसी में मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी हो सकती है ना, उसने कोई सेक्शन आपको नहीं डिफाइन किया, ना ही बीम बोला ना ही कॉलम बोला। तो आरसीसी में देखिए हमें पता है कि स्लैब में 450 mm पे हम कर सकते हैं, तो आप 450 mm आंसर लगाइएगा। अगर आपको बीम कॉलम फुटिंग कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये पूछ दिया कि मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग आरसीसी में कितनी कर सकते हैं एज पर आईएस कोड, तो आप 450 mm लगा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि परमिसिबल क्रैक विड्थ कितनी होती है आरसीसी में, तो देखिए माइल्ड एक्सपोजर के लिए 0.3 mm है, मॉडरेट एक्सपोजर के लिए 0.2 है, और सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए 0.1 mm की क्या है क्रैक विड्थ परमिसिबल है ना। माइल्ड एक्सपोजर पे 0.3, मॉडरेट पे 0.2, सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम पे 0.1 हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ डिफाइन की गई है, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारा आज का पॉइंट था। जल्दी से फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको पता ही मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और इसी तरह से फिर मैं आगे भी और लेक्चर जल्दी जल्दी लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।